नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बिग न्यूज में हमारी पहली खबर, बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत है। इस दौरान पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े थे और 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए उनकी ओर से ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं महिलाओं से संवाद करते हुए पीएम ने कहा है कि हमारी सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके बाद हमारी दूसरी खबर चंडीगढ़ से, हरियाणा के अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे थे। इसके बाद हमारी अगली खबर भारतीय वायुसेना के MiG-21 एयरक्राफ्ट की विदाई को लेकर है। चंडीगढ़ एयरबेस पर विदाई समारोह के दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि MiG-21 के लिए हमारे दिल में हमेशा गौरव की भावना रहेगी। इसके बाद हमारी अगली खबर यूपी के लखनऊ से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3,96,000 छात्र छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर की है। अब इन सभी खबरों को बिग न्यूज बिग शो में विस्तार से जानेंगे। बिग न्यूज में हमारी पहली खबर बिहार में मुख्यमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत को लेकर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वर्चुअली शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि हमारी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। वहीं पिछली सरकारों में महिलाओं को अराजकता और भ्रष्टाचार की मार झेलना पड़ती थी। पीएम मोदी की ओर से और क्या कुछ कहा गया अपने इस भाषण में, इस रिपोर्ट में देखिए। बहनों के बोझ को हल्का करना, उनके चेहरे पर त्योहार की खुशी बढ़ाना, डबल इंजन की सरकार इसे अपना दायित्व समझती है। बिहार में चुनाव से पहले सौगातों की बौछार है और इसमें महिलाओं की बहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं को उनके खाते में 10-10 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। इस दौरान पीएम मोदी ने जनधन खाते का लाभ बताया और पिछली सरकार को निशाने पर लिया। 11 साल पहले जनधन योजना का संकल्प अगर हमने न लिया होता, अगर देश ने जनधन योजना के तहत बहनों बेटियों के 30 करोड़ से ज्यादा खाते न खुलवाए होते, इन बैंक खातों को आपके मोबाइल और आधार से न जोड़ा होता, तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके बैंक खातों में भेज पाते? ये हो ही नहीं सकता था। और पहले तो एक प्रधानमंत्री कह चुके थे, ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजाब मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे। 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। ये पैसे जो बीच में लूट जाते थे, आपके साथ कितना बड़ा अन्याय होता। साथियों, एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसके लिए वो भाई जो बन पड़ता है वो करता है। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
बिहार की जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी आज की महिला शक्ति का जिक्र किया, वहीं पिछली राजद सरकार में गुंडा राज की भी याद दिलाई। आज हमारी बेटियां बड़ी संख्या में फौज और पुलिस में आ रही हैं। हर महिला को गर्व होगा, आज हमारी बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। लेकिन साथियों, हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। वो दिन जब बिहार की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नाम नहीं था, तब उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? जब ऐसी कठिनाइयां होती है ना, तो हम सब जानते हैं इन सारी कठिनाइयों की सबसे पहली तकलीफ हमारी महिलाओं को उठानी पड़ती है, हमारी माताओं बहनों को उठानी पड़ती है। और आप तो जानते ही हैं, बाढ़ में तो परेशानी कितनी बढ़ जाती थी। गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। गंभीर स्थिति होने पर उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता था। इन कठिन परिस्थितियों से आपको हमारी सरकार ने बाहर निकालने के लिए दिन रात काम किया है। हम चाहते हैं कि इन मुसीबतों से आप बाहर निकले। इससे पहले जीविका दीदियों से पीएम मोदी का संवाद हुआ, जिसमें प्रदेश भर की महिलाओं ने अपने अपने विचार साझा किए। तो सबसे पहले जो हमें सभी महिलाओं को जो 10,000 रुपया की राशि जो पहला किस्त जो मिलेगी रोजगार करने के लिए, ये सुन करके सभी महिलाएं बहुत खुश हैं और सभी के घर और मोहल्ले और गांव में ये हलचल मच रही है। सभी महिलाएं एक जगह बैठ करके चर्चा कर रही हैं कि अब हम लोग अपना मन चाहा रोजगार करेंगे। ये खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। और हमें भी जो पहला 10,000 रुपया के जो राशि जो मिलेगी, उससे मैं भी अपना सिलाई दुकान में एक बड़ा काउंटर बनाएंगे। उस काउंटर पे मैं अपना सामान रख करके बिक्री करूंगी। कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 10-10 हजार की राशि दी जा रही है, ये मैं पहले से उसमें लड्डू बतासे की दुकान करती थी। अब मैं टिकरी, बालूशाही, जलेबी और बर्फी भी बनाऊंगी। पुनः मेहनत करके मैं वो 2 लाख रुपए की राशि भी प्राप्त करूंगी, जिससे मैं अपनी दुकान को बड़ा करूंगी और स्टाफ को भी बढ़ाऊंगी। साथ ही जो आपने जीविका बैंक शुरू की, उससे मैं कम दर ब्याज पर लोन लेकर के मैं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करूंगी। बता दें कि इस कार्यक्रम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वर्चुअली जुड़े थे और अपने संबोधन में लालू परिवार पर जमकर बरसे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लालू यादव सिर्फ अपने परिवार की सोचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। कभी भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान रहा मिग 21 को पूरे सम्मान के साथ विदाई मिल गई है। चंडीगढ़ एयरबेस पर विदाई समारोह के दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा है कि मिग 21 अनेक वीरतापूर्वक कार्यों का साक्षी रहा है। उनकी ओर से मिग 21 को लेकर के और क्या कुछ कहा गया, भारत और रशिया के संबंधों को लेकर के क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। देश की सुरक्षा का सजग प्रहरी
जो पलक झपकते ही दुश्मनों के नापाक मंसूबों को जमींदोज कर देता था। उसका नाम है MiG-21, यानी भारतीय वायुसेना की रीढ़। MiG-21 एयरक्राफ्ट आज यानी 26 सितंबर को रिटायर हो गया। चंडीगढ़ एयरबेस में एक शानदार कार्यक्रम के आयोजन के बाद फाइटर जेट MiG-21 को अंतिम विदाई दी गई। देश की सेवा में 62 साल तक सेवाएं देने के बाद अब आधिकारिक तौर पर MiG-21 रिटायर हो गया। MiG-21 के रिटायरमेंट समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी शामिल हुए। आपको बता दें कि विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरी। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने भी फ्लाइट पास्ट में हिस्सा लिया। अब यहां ये जानना भी बेहद जरूरी है कि 1963 में MiG-21 एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ में ही भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था और यहीं से उसे अंतिम विदाई भी दी गई। 62 साल तक देश की सेवा में समर्पित रहा MiG-21। 1965-1971 भारत पाक युद्ध में MiG-21 ने निभाई बड़ी भूमिका। करगिल जंग में MiG-21 ने दुश्मनों के दांत किए खट्टे। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत का पहला सुपरसोनिक विमान था MiG-21। भारत का पहला सुपरसोनिक जेट जो आवाज की गति से तेज उड़ता था। तेजस LCA मार्क 1A को MiG-21 की जगह अब किया जाएगा सेना में शामिल। MiG-21 के विदाई कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आपकी वीरता की ये जो यात्रा रही है, इसके पीछे मैं समझता हूं कि MiG-21 का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जब हम MiG-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल भारतीय वायुसेना के इतिहास में बल्कि हमारी सैन्य टीम की जर्नी में गोल्डन लेटर से लिखा जाएगा। इतने लंबे समय तक MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। 1971 का वार भला कौन भूल सकता है। MiG-21 ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया, उसी दिन उस युद्ध के परिणाम की रूपरेखा तय कर दी गई। इसके अलावा भी इसके लंबे इतिहास में अनेक ऐसे मौके आए जब MiG-21 ने अपनी डिसाइसिव कैपेसिटी साबित की। आपको बता दें कि MiG-21 के रिटायरमेंट से वायुसेना के पास अब 29 फाइटर स्क्वाड्रन बच गए हैं, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। कहा जा रहा है कि रिटायर होने के बाद MiG-21 को जंकयार्ड में डालने की बजाय इन्हें संग्रहालयों, शैक्षणिक संस्थानों और ट्रेनिंग सेंटर्स में नया जीवन दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 400 से ज्यादा MiG-21 विमान क्रैश हुए हैं, जिसमें 200 से ज्यादा पायलटों की जान चली गई। इसी वजह से MiG-21 फाइटर प्लेन को उड़ता ताबूत और विंडो मेकर भी कहा जाता था। बहरहाल MiG-21 के जाबाजी के किस्से देश हमेशा याद रखेगा कि कैसे MiG-21 हमारे नापाक पड़ोसी पाकिस्तान के सभी मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया था। अलविदा MiG-21। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
अब आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने अपने विचार साझा किए। उनकी ओर से अपने विचार साझा करने के दौरान क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा श्री हरविंदर कल्याण साहब अंग वस्त्र के साथ सम्मान कर रहे हैं हमारी अपनी परंपरा के मुताबिक श्री ओम बिरला साहब का। तालियां आप सबकी तरफ से। और ये छोटा सा स्मृति चिन्ह उनके लिए, और तालियों से आभार आपका। चंडीगढ़ में हरियाणा के अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारा प्रयास संविधान के माध्यम से हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की होनी चाहिए। मित्रों, विधायी ड्राफ्ट कोई साधारण ये प्रक्रिया नहीं है। इसमें संविधान की मूल भावना, हमको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान की मूल भावना न्यायपालिका के दिशा निर्देश, कार्यपालिका की जरूरतें और सबसे महत्वपूर्ण जनता की आकांक्षाएं उसके अंदर निहित हों, इन सब का संतुलन ये बैठाना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। एक अच्छा विधायी ड्राफ्ट समाज के हर वर्ग को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, और साथ ही यह भी आवश्यक है कि ड्राफ्ट बनाते समय भविष्य की चुनौतियों और तकनीकी बदलावों का भी हमें ध्यान रखा जाना चाहिए। आज जब समाज तेजी से बदल रहा है, हम देख रहे हैं जब जमाना बदलता है तो जब समाज बदलता है तो जमाना उसी के साथ साथ बदलता है। नई नई आजकल टेक्निक आ रही है। इस प्रकार से डिजिटल युग आज ने शासन प्रशासन को नए आयाम दिए हैं, और तब हमें विधायी ड्राफ्टिंग में आधुनिकता और नवाचार की आज हमारे लिए बड़ी आवश्यकता है। मित्रों, विधानसभा केवल बहस और चर्चा का ये मंच नहीं है, बल्कि यह जनता की जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं और आकांक्षाओं का ये एक प्रतीक भी है, प्रतिबिंब भी है। संविधान ने हमें जो जिम्मेवारी दी है वो हमारे लिए अत्यंत पवित्र है। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नायब सिंह सैनी प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की कोशिश में जुटे हैं। लोकतंत्र के अंदर विधायी कानून बनाना राज्य विधानसभाओं का या संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहा है, और इसीलिए हरियाणा सरकार ने भी हमेशा इन प्रयासों में गति दिए और प्रयास किया है कि हम बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा, समय अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल समय समय पर राज्य में कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है, और समय अनुकूल कई कानूनों को समाप्त करने की आवश्यकता पड़ती है, और समय अनुकूल कई कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। और ये समय समय पर जहां अच्छा शासन होता है, वो शासन समय के अनुसार बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर और बदलते आर्थिक सामाजिक बदलाव के साथ कानून में बदलाव करने का काम करता है। और विशेष रूप से जब संविधान बना था, उस समय शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया था। हरियाणा विधानसभा में आयोजित इस कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता और अधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3,96,000 छात्र छात्राओं को उनके खाते में छात्रवृत्ति की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में अब बिना किसी भेदभाव के छात्रों को स्कॉलरशिप मिल रही है। इसी दौरान उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3,96,602 छात्रों को छात्रवृत्ति सौंपी। इसके लिए करीब 90 करोड़ रुपए की राशि सीधे छात्रों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। इस मौके पर मंत्री असीम अरुण और नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। आज यह छात्रवृत्ति वितरण का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अपना स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। अब इस सिलसिला हमने इसलिए शुरू किया है कि जिससे समय से सभी छात्राओं को उसकी स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति समय पे प्राप्त हो सके। इसके लिए इसकी शुरुआत करने के लिए मैं स्वयं आज यहां पे आपके बीच आया हूं। यह तो एक शुरुआत मात्र है, इससे भी बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की है जिनको ये छात्रवृत्ति मिलनी है, और छात्रवृत्ति भी बिना किसी हस्तक्षेप के प्राप्त होनी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले छात्रवृत्ति सही तरीके से नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब हर छात्र को बिना भेदभाव के स्कॉलरशिप दी जा रही है। ऑनलाइन ट्रांसफर की व्यवस्था से गड़बड़ी की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई है। 2017 के पहले, जिसके बारे में असीम अरुण जी, नरेंद्र कश्यप जी, दानिश आजाद जी और संजीव गौड़ जी कह रहे थे, क्या होता था जब कोई व्यक्ति छात्रवृत्ति वितरण करता था तो छात्र के पास छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पाती थी, मनमाना होता था। जो छात्रवृत्ति सितंबर अक्टूबर में प्राप्त होनी चाहिए और छात्रवृत्ति मार्च अप्रैल तक पहुंच पाती थी, और उसमें भी भेदभाव होता था। 2016 में अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रों की छात्रवृत्ति ही नहीं दी गई। जब 17 में हमारी सरकार आई तो मैंने एक साथ 17-18 की भी और 18-19 की भी छात्रवृत्ति, 16-17 की भी और 17-18 की भी छात्रवृत्ति एक साथ प्रदेश भर के सभी बच्चों को उपलब्ध करवाई थी, जिससे वे सभी बच्चे जो इसके हकदार थे उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ गिफ्ट भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से स्कूलों में बच्चों के पंजीकरण की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया। RT के तहत हर छात्र स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके, अनिवार्य किया गया। 5 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, अनिवार्य हो। बेटी को स्नातक तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त हो, इसके लिए अनेक स्कीम तैयार की गई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे प्रधानमंत्री जी ने 2020 में लागू किया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हर छात्र और छात्रा को स्कूल तक पहुंचाने, इसके लिए उसे सुविधा संपन्न करने और ड्रॉप आउट रेट को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा करके शिक्षा को सर्वसमावेशी बना देना, यानी सबके लिए उपलब्ध करवा देना। इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए जा रहे हैं। इसके लिए छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको ये प्राप्त हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी व्यवस्था कर दी है, अब आने वाले समय में 1 नेशन 1 स्कॉलरशिप की व्यवस्था, यानी एक साथ
स्कॉलरशिप एक क्लिक से छात्र के स्कूल में एडमिशन लेते ही जैसे ही पोर्टल के माध्यम से आएगा कि संजीव गौड़ ने एडमिशन ले लिया, छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में पहुंच। सीएम योगी ने कहा कि जल्द ही वन नेशन वन स्कॉलरशिप व्यवस्था लागू होगी। साथ ही स्कॉलरशिप योजना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाएगा ताकि मानवीय हस्तक्षेप कम हो और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे। छात्रवृत्ति पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम के साथ जोड़ना है, यानी मनुष्य का हस्तक्षेप कम हो जाए, बंद हो जाए। छात्र ने एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप उसके तक पहुंच जानी चाहिए, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पहुंचनी चाहिए, व्यक्ति का हस्तक्षेप न्यूनतम हो। मोबाइल ऐप के जरिए छात्र भी और अभिभावक भी रियल टाइम ट्रैकिंग सुविधा से जुड़ सके। उसको पता होना चाहिए कि उसकी छात्रवृत्ति कब तक आ रही है। मोबाइल ऐप उसको बता देगा कि उसकी छात्रवृत्ति के लिए जो भी डाटा है वो सही ढंग से उसका वेरिफिकेशन हो गया है, अब पैसा आने वाला है और छात्र आराम से निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई कर सके। ये हमारी इस योजना के तहत कार्य करना है और इसमें ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता अभियान के साथ पात्र और छूटे हुए छात्रों को इसके साथ जोड़ना, मेंटरशिप और कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम को जोड़ करके छात्रवृत्ति को और प्रभावी बनाना। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक छात्रों को भी उच्च सुविधाएं मुहैया करा रही है। उनके लिए हॉस्टल खोले जा रहे हैं और यूनिफॉर्म भी दी जा रही है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि शिक्षा ही आर्थिक प्रगति का असली पैमाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में मेरे यानी आयुष्पाल के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।